आज का अपना टॉपिक है समास। तो समास की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहले देखिए समास की परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी किन्हीं शब्दों को संक्षिप्त में लिखना कहलाता है समास। परिभाषा इस तरह से, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं तो वो समास कहलाते हैं। समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम केवल समास को पहचानना सीखेंगे कि कोई पद लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा समास है। तो देखिए समास की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। तो पहले एक परिभाषा है, उसके बाद देखिए समासों की परिभाषा और समासों का परिचय हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए समासों का परिचय। तो बच्चे देखिए सबसे पहला समास है द्विगु समास। एक एक लाइन में इनकी परिभाषा लिखी हुई है सभी समासों की। तो जैसा कि आप लिख सकते हैं अपनी पुस्तिका में, द्विगु समास ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी जिस समास का पहले पद में किसी संख्या का बोध होता है वो कहलाता है अपना द्विगु समास। इसी प्रकार नंबर दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जैसे ऐसा समास जिसके दो या सभी पद, जितने भी पद हैं उसके, वो कैसे होंगे? प्रधान होंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण के रूप में भी देखते जाएंगे। जैसे प्रथम पद संख्यावाची यानी कि द्विपद, अर्थात ये जो पद लिखा हुआ है इसमें पहला पद द्वि अर्थात दो, यानी पहला पद कैसा है? संख्यावाची। इसी प्रकार त्रिमूर्ति, अर्थात इसमें भी पहला शब्द त्रि अर्थात संख्यावाची यानी कि तीन। तो जब भी द्विगु समास इसी प्रकार से हम और उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे पंचवटी, इसी प्रकार से षड ऋतु, इसी प्रकार से सप्तर्षि, इसी प्रकार से अष्टाध्यायी, इसी प्रकार से नवग्रह। तो हम देखेंगे कि इन सभी समासों में हमारा पहला पद संख्यावाची है। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात जितने भी संख्यावाची पद होते हैं वो हमारे द्विगु समास के उदाहरण कहलाते हैं। अब हमारा ये चौथा पद है। सबसे पहले इस चौथे समास को भी देखेंगे। समास का नाम है बहुब्रीहि समास। इसमें परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत अर्थ का ज्ञान, अर्थात जो पद प्रस्तुत करेंगे वो अर्थ ना निकाल के किसी और अप्रस्तुत व्यक्ति का अर्थ निकलेगा तो वो कहलाता है हमारा बहुब्रीहि समास। उदाहरण के रूप में जैसे कि मैं लिख सकता हूं चंद्रशेखर। तो ये जो शब्द लिखा हुआ है ये प्रस्तुत अर्थ कुछ और है, अप्रस्तुत कुछ और है। जैसे चंद्रशेखर अर्थात चंद्रमा है शिखर पर जिसके, और जिसके शिखर पर चंद्रमा है वो कहलाते हैं शिव जी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण उनका है नीलकंठ, अर्थात नीलाकंठ जिसका। इसी प्रकार से गजानन यानी गज का आनंद जिसका। इस समास में कई संख्यावाची पद भी आते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में एक दंत। अब हम कहें कि ये सब पद संख्यावाची है, ये पद संख्यावाची तो है लेकिन इससे किसी अप्रस्तुत व्यक्ति का अर्थ निकलता है, यानी एक दंत, एक दांत वाला, अर्थात वो कौन हुआ? गणेश। इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और संख्यावाची पद भी इसमें आते हैं, जैसे दशानन, इसी प्रकार से चतुरानन, पंचानन, षडानन, अर्थात कई संख्यावाची पद इसमें भी आते हैं किंतु वो द्विगु के उदाहरण नहीं होते। तो इसकी पहचान है प्रस्तुत पदों के द्वारा किसी अप्रस्तुत व्यक्ति का बोध होता है, वो होता है अपना बहुब्रीहि समास। इसमें कुछ और उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि पीतांबर, पीतांबर लिखा हुआ है। और भी जैसे कि लंबोदर। अब दूसरा समास है अपना द्वंद्व समास, अर्थात जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों जितने भी पद होंगे वो सभी अपना बराबर बराबर का महत्व रखते हैं। जैसे पितरौ, पितरौ का अर्थ होता है माता और पिता, अर्थात दोनों पद कैसे हैं? बराबर। इसी प्रकार से राम लक्ष्मण
मड़ो, हरि हरो, शिव केशवाओ, धर्मा धर्मो, चरा चरो। तो हम इनका विग्रह इस तरह से देखेंगे, माता और पिता, राम और लक्ष्मण, हरि और हर, शिव और केशव, धर्म और अधर्म, चर और अचर। अर्थात जितने भी पद बराबर महत्व के होंगे वो हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अगला समास है कर्मधारय। तो कर्मधारय की विशेषता में परिभाषा में इस तरह से देख सकते हैं, जब किसी समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, अर्थात पहला पद विशेषता बताएगा किसकी, दूसरे पद की, तो वो होते हैं हमारे कर्मधारय। जैसे उदाहरण के रूप में नील कमल, अर्थात कमल कैसा है, नीला। इसी प्रकार से श्वेत सर्प, सर्प कैसा है, सफेद। महाराज, राजा कैसा है, महान। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है, वीर। और सुपुत्र, पुत्र कैसा है, अच्छा। और घन श्याम, श्याम कैसे हैं, घन जैसे। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे जितने भी दूसरे पद हैं वो पहले पद की विशेषताएं बता रहे हैं, जबकि इन समासों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। जैसे कमल कैसा है, नीला। सर्प कैसा है, सफेद। राजा कैसे हैं, महान। पुरुष कैसा है, वीर। पुत्र कैसा है, अच्छा। और श्याम कैसे हैं, घन जैसे। तो इस प्रकार से ये 4 समास हुए। अब देखिए 5वां और 6वां समास। अगला समास है 5वां समास, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा इस तरीके से है कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अपन ने इससे तुरंत पहली कक्षा में अव्ययों के बारे में जानकारी पढ़ी थी कि इतने प्रकार के अव्यय हमारे होते हैं। वही अव्यय जब किसी समासों में पहला पद अपना क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, वो अपने अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं अव्ययों में से हम कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अनु, प्रति, उप, यथा, ये आपके अव्यय हुए। अब इन्हीं अव्ययों से हमें कोई पद शुरू करना है। जैसे मान के चलो पहला रखा है हमने अनुरूपम, अर्थात अनु अव्यय हो गया, तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिनम, उपनगरम, यथा नीति। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी पहला पद कोई अव्यय हो जाएगा वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। और अंतिम समास है अपना तत्पुरुष समास। तो इस तत्पुरुष समास की परिभाषा इस प्रकार है कि दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, या इसको हम सरल भाषा में इस तरीके से कह सकते हैं, जब दोनों पदों के बीच किसी कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमने दूसरी कक्षा में अपनी पढ़ा था कारक शब्दों का प्रयोग। तो जब दो पदों के बीच में किसी कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो हो जाते हैं हमारे तत्पुरुष समास। देखिए उदाहरण, और ये अपना अंतिम समास तत्पुरुष समास। तो देखिए इसमें उदाहरण हम लिखे हुए हैं, ग्रामगता, दुख प्राप्त, बाणहता, हस्तलिखित, दीनदानम, क्रीडा क्षेत्रम, वृक्षपतित, चौरभयम, वृक्ष शाखा, राजपुत्र, जलमग्न, कार्य निपुण। तो इसमें देखिए अपन ने कहा क्या है कि दोनों पदों के बीच में कारक शब्दों का प्रयोग। कारक यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के अधिकरण में पर, ये अपने कारक हैं। तो जैसा कि ये जो पद लिखे हुए हैं इनमें हम कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई भी पद लगा सकते हैं कारक में, सिर्फ केवल एक पद ही लगेगा। जैसे मान के चलिए एक शब्द है बाण हत, बाण यानी बाण, हत माने घायल। तो इनके बीच में जब हम इसकी हिंदी कहेंगे तो बीच में क्या लग जाएगा, से, अर्थात बाण से घायल। इसी प्रकार से जैसे लगा है वृक्ष शाखा, तो वृक्ष शाखा की जब हम बीच में लगाएंगे तो अपने आप क्या लगेगा कि, और कोई भी शब्द नहीं लगेगा। 7 कारक होते हैं अपने, तो 7 में से केवल एक पद ही लगेगा। अर्थात तत्पुरुष समास जितने भी होते हैं, अगर किसी उदाहरण में कोई एक तत्पुरुष है तो केवल वहां पे एक विभक्ति ही ठीक से लगाई जा सकती है। इसी प्रकार से को, से,
के लिए से का में अर्थात गांव को गया, दुख को प्राप्त, बाण से घायल, हाथ से लिखित, गरीब के लिए दान, खेल के लिए मैदान, वृक्ष से गिरा, चोर से भय, वृक्ष की शाखा, राजा का पुत्र, जल में मग्न और कार में निपुण।